हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी सीबीएसई 2025 का एक क्वेश्चन। आउट ऑफ द फोर ऑप्शंस इन विच ट्रांजिशन विल द इमिटेड फोटोन हैव मैक्सिमम वेवलेंथ। चार चॉइस रखे। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम बोहर के एक कंसेप्ट को समझते हैं, फिर वापस इस क्वेश्चन पर आते हैं। देखो, बोहर के मॉडल के एटॉमिक मॉडल के तीन पोस्टुलेट्स थे, जिसमें से थर्ड पोस्टुलेट बता रहा हूं मैं आपको कि अगर ये कोई न्यूक्लियस है और इसके अराउंड आपका कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, मान लो ये ऑर्बिट n1 ऑर्बिट है और इसमें ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इसकी टोटल एनर्जी En1 है। फिर ये मैंने दूसरी ऑर्बिट बना ली है, ये n2 ऑर्बिट बना ली और इसमें इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है ये En2 है। ये टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन n1 ऑर्बिट में और ये टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन n2 ऑर्बिट में। जानते हो, जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में कूदता है, जानते हो En2 ग्रेटर होता है En1 से, है ना। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में कूदता है तो एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन या इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? टोटल एनर्जी के डिफरेंस के बराबर। जब कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां कूदेगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन या इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब कितनी एनर्जी रेडिएट कर रहा है वो? तो टोटल एनर्जी के डिफरेंस के बराबर, En2 माइनस En1। किसके फॉर्म में कर रहा है? ये क्या चीज है? डेल्टा ई। ये तो टोटल एनर्जी हो गई, इसमें n1 ऑर्बिट में टोटल एनर्जी En1 और ये n2 ऑर्बिट में टोटल एनर्जी En2। डेल्टा ई रिलीज एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की ही वेवलेंथ लैम्डा है या फ्रीक्वेंसी कह दो न्यू है। तो इसीलिए फोटोन के फॉर्म में कर रहा है तो फोटोन की कितनी एनर्जी होती है? h न्यू, और न्यू बराबर होता है c अपॉन लैम्डा, तो sc बाई लैम्डा। जानते हो ये जो डेल्टा ई है हम उसे ऐसे ले सकते हैं sc बाई लैम्डा, ऐसे। अब इसमें जो डेल्टा ई है, जानते हो ये इस एनर्जी गैप को, इन दोनों ऑर्बिट के बीच में जो गैप है उसको रिप्रेजेंट करता है डेल्टा ई। ये समझ में आना चाहिए सबसे पहले इस बात को, कंसेप्ट को समझ लीजिए। अब जितना ये एनर्जी गैप ज़्यादा होगा वेवलेंथ उतनी कम होगी, एंड वाइस वर्सा। इस कंसेप्ट के बेसिस पर आप इसको कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमें कैलकुलेट नहीं करना कि मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी है, बस बताना है कि कौन से ट्रांजिशन में वेवलेंथ मैक्सिमम होगी। तो देखो, एक बात तो ये बात समझ में आई हमें। अब क्या करें? अगर हम इसका इमिशन स्पेक्ट्रम का ग्राफ बनाएं तो आपने ये पढ़ा होगा कि शुरुआत में एनर्जी गैप ज़्यादा होता है। ये आपने इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम का ग्राफ बनाया होगा, ये है ना। तो ये n-1, इसे हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। ये n-2, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है। फिर इसके बाद एनर्जी गैप, देखो ये एनर्जी गैप इनिशियल ज़्यादा होता है और ये एनर्जी गैप कम हो जाता है। ये n-3 है और इसे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं हम। ये फिर एनर्जी गैप घटता जाता है, इसमें एनर्जी गैप कम हो जाएगा और ये एनर्जी गैप को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला टोटल एनर्जी में डिफरेंस को बताता है। इसकी टोटल एनर्जी, मान लो अगर इसकी ई टोटल एनर्जी है E1, इसकी है E2, इसकी है E3, इसकी E4, तो इन अगर ये गैप बता रहा है इन दोनों के टोटल एनर्जी में डिफरेंस को, ये गैप बता रहा है इन दोनों की टोटल एनर्जी में डिफरेंस को, ये घटता जाएगा और बनाएंगे तो ये और कम हो जाएगा। ये n-4 के लिए हो गया और ये n-5 के लिए हो गया, ऐसे ही घटता चला जाएगा, है ना। ये आपको पता होना चाहिए। अब जरा समझो, ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? जानते हो, जब कोई इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी ऑर्बिट से दूसरे एनर्जी ऑर्बिट में जंप करता है उसे ट्रांजिशन बोलते हैं, है ना। तो वो क्वेश्चन में कह रहा है कि n-4 से n-3 में जंप करे, तो 4 से 3 में जंप करे, तो मतलब एक ट्रांजिशन तो ये हो गया एक। इसको मैंने, ये वाले को मैंने नाम दिया है ए ट्रांजिशन, ठीक है।
3 से 2 में कूदे तो उसे मैंने बी ट्रांजिशन नाम दे देता हूँ। 3 से दूसरे में कूदा दो, ये रहा, ये बी ट्रांजिशन हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। दूसरे 1 में कूदा दो, दूसरे से 1 में, तो दूसरे से 1 में कूदा दो तो ये सी ट्रांजिशन हो गया। तीसरे से 1 में जंप करा दो, तीसरे से 1 में, तो ये रहा, तीसरा से 1, ये ट्रांजिशन डी हो गया। ये वाले ट्रांजिशन को मैंने डी बोला है, ठीक है। अब आप चेक करके बताओ किस में एनर्जी गैप सबसे ज़्यादा है। तो देखो ये एनर्जी गैप सबसे कम है और ये एनर्जी गैप सबसे ज़्यादा है। इसमें इन दोनों के बीच में ये इसके लिए, इस ट्रांजिशन के लिए डेल्टा ई सबसे मिनिमम है एनर्जी गैप। तो फॉर्मूला होता है डेल्टा ई इक्वल टू एस सी बाई लेमडा। अगर ये कम होगा तो लेमडा मैक्सिमम होगा। तो इसमें लेमडा कैसा होगा, इसमें लेमडा मैक्सिमम होगा। इस वाले गैप में देखें तो एनर्जी गैप, ये वाला एनर्जी गैप, दैट मीन्स इन इसकी और इसकी टोटल एनर्जी में डिफरेंस निकालोगे तो ये गैप ज़्यादा है ना। तो डेल्टा ई इसमें सबसे मैक्सिमम है, इस वाली ट्रांजिशन डी में मैक्सिमम, और डेल्टा ई मैक्सिमम है तो लेमडा मिनिमम होगा। तो इस वाले केस में लेमडा सबसे मिनिमम होगा। तो मैक्सिमम वेवलेंथ पूछता तो ये ट्रांजिशन होगा ए से बी वाला, ए वाला, और ये डी वाले में मिनिमम वेवलेंथ होगा। पूछा क्या है, मैक्सिमम वेवलेंथ। तो मैक्सिमम वेवलेंथ तो ए वाले ट्रांजिशन में, दैट मीन्स ए चॉइस इज करेक्ट। 4 से 2 3 में कूदेगा तब होगा। अच्छा, एक छोटी सी बात और बताऊं, कुछ ऐसा ही करते हैं कि जैसे इसको सॉल्व करते हैं ना, जब हम EN2 की वैल्यू पुट करते हैं टोटल एनर्जी की, और इसकी भी वैल्यू पुट करते हैं EN1 की, तो ये होती है माइनस का RCH जेड स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर माइनस, ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। फिर EN1 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये माइनस है, माइनस इसमें भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा RCH जेड स्क्वायर अपॉन N1 का स्क्वायर इक्वल टू, ये EN2 की वैल्यू हो गई, ये EN1 की वैल्यू हो गई, और बराबर HC बाई लेमडा। अब HC कॉमन लेके आप इसमें से काट सकते हो, तो 1 अपॉन लेमडा की जो वैल्यू दिखाई देगी, इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है, RZ स्क्वायर। RZ स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, और ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, माइनस के RCH अपॉन N स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ से आप N1 की N2 की वैल्यू, ये लोअर वाला है, लोअर ऑर्बिट होती है ये, और ये हमेशा हायर ऑर्बिट रखते हैं, ये ध्यान रखना, हायर ऑर्बिट। N1 मतलब लोअर ऑर्बिट और N2 मतलब हायर ऑर्बिट। N2 हायर ऑर्बिट माना है और N1 लोअर ऑर्बिट माना है। वैल्यू पुट करो और लेमडा चेक करो कि इसके लिए लेमडा ज़्यादा आ रहा है या इसके लिए ज़्यादा आ रहा है। यहाँ से वैल्यू निकलती है बेटा। यहाँ R रेडबर्ग कांस्टेंट होता है, Z एटॉमिक नंबर होता है। अगर हाइड्रोजन एटम है तो Z की वैल्यू 1 हो जाएगी। इससे बहुत लेंथी हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा थोड़ी है कि मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी होगी। अगर पूछता तो फिर हमें ये करना पड़ता है, यहाँ से सॉल्व करना पड़ता। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।